हे गाइस, दिस इज अजय और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, हमने एक ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर के पर्सपेक्टिव से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सीरीज़ शुरू की है, जहां पर हम लोग आपको एक वीडियो में 25 क्वेश्चंस करवाते हैं। आज उसी सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो होने वाली है। अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वहां पर जाके देखिए, वहां पर मैंने आपको 25 से 26 क्वेश्चंस करवा रखे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग फिर बात करने वाले हैं अगले 25-26 क्वेश्चंस की, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस आपसे किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कैसे आपका पेपर आता है। ये समझिए कि मॉडल पेपर की तरह मैंने इसको बनाया है, क्रिएट किया है। तो आइए शुरू करते हैं अगले हम लोग 25-26 क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, वेयर इन एन HTML डॉक्यूमेंट इज करेक्ट प्लेस टू रेफर टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। हम लोग अपने HTML में एक्सटर्नल स्टाइल शीट को ऐड करने के लिए किस जगह पर उसको रखते हैं, मतलब किस टैग के अंदर हम लोग उसको रखने का काम करते हैं। तो हम लोग उसको रखते हैं हेड टैग के अंदर। CSS में मैं आपको बताता चलूँ, एडिशनल जानकारियाँ जो आपको मिले उसको नोट करते रहिएगा आप। CSS को इस्तेमाल करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला तरीका इनलाइन, दूसरा है इंटरनल, दूसरा क्या है इंटरनल, और तीसरा है आपका एक्सटर्नल। ठीक है ना। इंटरनल को हम लोग एम्बेडेड भी कहते हैं। ठीक, तो वही आपका पूछ रहा है एक्सटर्नल CSS में हम लोग किस तरीके से, एक्सटर्नल CSS जो आपका है उसमें हम लोग किस तरीके से किसी स्टाइल शीट को ऐड करते हैं। तो उसको हम लोग करते हैं लिंक टैग की मदद से, जो कि कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, हेड टैग के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द करेक्ट CSS सिंटैक्स। इनमें से CSS का करेक्ट सिंटैक्स कौन सा है। तो हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम लोग किसी भी सिंटैक्स को लिखते हैं उसमें 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 पर आता है आपका सिलेक्टर, क्या आता है सिलेक्टर, और नंबर 2 पर आता है प्रॉपर्टी। ठीक, तो सिलेक्टर के बारे में हमने चर्चा की थी। सिलेक्टर आपका कर्ली ब्रेसेस से बाहर रहेगा। तो इसमें देखिए सिलेक्टर कर्ली ब्रेसेस से बाहर कहाँ है, ये है हमारा सिलेक्टर कर्ली ब्रेसेस से बाहर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। कह रहा है, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर इन CSS में किसी भी कह सकते हैं पेज के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए निम्नलिखित में से हम लोग किस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रॉपर्टी, सॉरी एट्रीब्यूट कहना उचित नहीं होगा, प्रॉपर्टी ही कहना ज़्यादा उचित होगा। तो किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जो आपका BG कलर है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एट्रीब्यूट के रूप में। तो हम लोग बॉडी टैग के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। कलर जो है इसका इस्तेमाल हम लोग टेक्स्ट कलर को डिफाइन करने के लिए करते हैं। और ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने वेब पेज में CSS के थ्रू किसी भी बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए। ठीक है ना। अगला है आपका, हाउ डू यू ऐड अ बैकग्राउंड कलर फॉर ऑल H1 एलिमेंट्स। मतलब कि जितने भी हमने अपने वेब पेज में H1 एलिमेंट्स ले रखे हैं, हेडिंग 1 ले रखी है, उसके सभी के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए आप इनमें से किस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल, किस एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे, क्या सिंटैक्स प्रॉपर उसका होगा। तो उसका जो प्रॉपर सिंटैक्स हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहां पर हम लोग केवल बाहर ऐसे H1 लिख देंगे, उसके बाद अपनी सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर लिखेंगे और आपकी जो सारी फॉर्मेटिंग है वो इस सेलेक्टर पर, इस H1 टैग पर अप्लाई हो जाएगी। ये ऑप्शन ऑल आपका गलत हो जाएगा। ऑल का इस्तेमाल हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा और ये तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया आपका, H1 आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, विच CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल्स द टेक्स्ट साइज। इनमें से कौन सी CSS की प्रॉपर्टी है जो टेक्स्ट साइज को कंट्रोल करने का काम करती है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके, वो आपको बहुत तगड़ा फंसा सकते हैं। इसमें दिया है टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा बारीकी से, और बार बार इस्तेमाल करने से आपको ये चीज़ें याद होंगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ से हम लोग किसी भी टेक्स्ट की साइज़ को मैनेज कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है ना। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डू यू डिस्प्ले हाइपर लिंक विदाउट एन अंडरलाइन। जब आप किसी हाइपर लिंक को ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एंकर टैग का इस्तेमाल करके किसी हाइपर लिंक को ऐड किया, हाइपरलिंक को ऐड करने के साथ ही साथ वहाँ पर आपने मैटर लिखा, उसके बाद एंकर टैग को कर दिया क्लोज। अब यहाँ पर मान लीजिए हमने गूगल लिख रखा है, तो गूगल ऐसे लिख करके तो आएगा, लेकिन गूगल लिख के आने के साथ ही साथ वहाँ पर उसके नीचे एक अंडरलाइन आएगी। उस अंडरलाइन को हमको हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का प्रयोग करना पड़ेगा कि वो अंडरलाइन वहाँ से हट जाए। तो इसके लिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं,
टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ऑप्शन नंबर बी टेक्स्ट डेकोरेशन नो, ऑप्शन नंबर सी अंडरलाइन नन, या फिर ऑप्शन डी टेक्स्ट डेकोरेशन नो अंडरलाइन। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे आप तो यहाँ पर आपका जो नीचे इसके अंडरलाइन आ रही है वो आपका नहीं आएगी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी। पोजीशन प्रॉपर्टी की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ याद कर लेनी है। बॉर्डर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, पोजीशन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, टारगेट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी याद करके रखनी है, ठीक है ना। तो इसकी जो पोजीशन की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, स्टैटिक होती है पोजीशन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34, हाउ डू यू सेलेक्ट ऑल पी एलिमेंट्स इनसाइड अ डिवीजन। मतलब कि डिवीजन के अंदर आप सभी प्रकार के मतलब समस्त जो पी टैग है, पैराग्राफ टैग है, उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपने एक डिवीजन क्रिएट कर दिया है ऐसे, और इसके अंदर आपने पैराग्राफ ले रखे हैं, तो आप इन सारे पैराग्राफ्स को पर स्टाइलिंग करने के लिए, इनको सभी को सेलेक्ट करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन है आपका डी स्पेस पी, डी प्लस पी, डी डॉट पी, या फिर डी इज ग्रेटर देन पी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी स्पेस पी। आपको किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना है तो आपको उस एलिमेंट का नाम लिखना है, स्पेस देना है, और उसके बाद अगला एलिमेंट जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं ऐसा कर देना है, और इस तरीके से आपका वो पूरा एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है हाउ डू यू मेक अ लिस्ट दैट लिस्ट्स इन इट्स आइटम विद अ स्क्वायर। मतलब जब भी हम लोग कोई लिस्ट बनाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा बन के आता है, एक स्क्वायर के फॉर्मेट में बन के आता है, या फिर एक डिस्क के फॉर्मेट में बन के आता है, कई प्रकार की लिस्ट आपकी आती है। तो इन लिस्ट का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग निम्नलिखित में से किस सिंटैक्स का प्रयोग करते हैं, कौन से प्रॉपर्टी और नेम का प्रयोग करते हैं, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है आपका हाउ डू यू डिस्प्ले अ बॉर्डर लाइक दिस। आप एक बॉर्डर ऐसे डिफाइन करते हैं, तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको मान लीजिए कोई टर्म्स और कंडीशंस दी जाती हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको टॉप में 10 पिक्सल चाहिए, बॉटम में 5 पिक्सल चाहिए, लेफ्ट में 20 पिक्सल और राइट में 1 पिक्सल। तो इसका जो सिंटैक्स होता है, इसका जो तरीका होता है वो आपका होता है, सबसे पहले आपको शुरू करना है टॉप से शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है, टॉप से शुरू करना है, और टॉप से आपको क्लॉकवाइज आना है। किधर आना है, क्लॉकवाइज। मतलब सबसे पहले टॉप होगा नंबर 1 पर, नंबर 2 पर आपका होगा राइट, और नंबर 3 पर होगा बॉटम, और नंबर 4 पर होगा लेफ्ट। तो उसी के सीक्वेंस में आइए हम लोग लगा लेते हैं। कह रहा है टॉप, टॉप कितना 10, अगला कह रहा है हमारा क्या आएगा, राइट आएगा। राइट कितना कह रहा है 1, बस देखिए ऑप्शन मिला लीजिए एक बार, 10 1 मिल गया ऑप्शन, आपको बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर मिल गया आपका 10 1 5 और 20। चलना कैसे है, चलना आपको इस अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज चलना है, राइट टू लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना। तो पहला आपका टॉप आएगा, फिर उसके बाद राइट आएगा, फिर बॉटम आएगा, फिर लेफ्ट आएगा, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर, और 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द फॉन्ट ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के फॉन्ट को चेंज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल हम लोग किसी भी फॉन्ट की प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, हाउ डू यू मेक द ईच वर्ड इन अ टेक्स्ट स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। आप चाहते हैं कि आपने जो वर्ड्स लिख रखे हैं उसका हर एक वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, उसके लिए आप लोग किस सिंटैक्स का इस्तेमाल करेंगे और किस प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो 38 नंबर क्वेश्चन में देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आपको फंसा सकते हैं। कह रहा है टेक्स्ट स्टाइल कैपिटलाइज, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज या फिर नन। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज से हम लोग किसी भी सेंटेंस के प्रत्येक वर्ड के लेटर को कैपिटल कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है इन HTML व्हाट डज द असाइड एलिमेंट डिफाइन। असाइड एलिमेंट जो होता है वो क्या डिफाइन करता है, तो वो आपके कंटेंट को असाइड करेगा। पेज के कंटेंट को मान लीजिए यहाँ पर आपने एक ऐसा पेज ले रखा है और इसमें आपने अपने कंटेंट को लिख रखा है, ऐसे बड़े सारे कंटेंट्स को मैटर को लिख रखा है, और यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर दी जाती है।
पेज के बारे में, लेखक के बारे में। तो यही जो ऐसी जगह पर इंफॉर्मेशन दी जाती है एक पेज के किनारे लिख करके, उसी चीज़ को लिखने के लिए हम लोग असाइड टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंटेंट असाइड फ्रॉम द पेज कंटेंट। ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज एस स्टैंड्स फॉर HTTPS। तो पहली बात तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा HTTP का पूरा नाम क्या होता है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ HTTPS और HTTP में अंतर क्या होता है। तो बेसिकली अगर बात की जाए HTTP की और HTTPS की बात की जाए तो ये एक प्रोटोकॉल है जो कि HTML में पेजेस को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पर लिख देते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है ना, प्रोटोकॉल। अब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, लेकिन सर यहाँ पर तो एस कह रहा है, एस तो आपने बताया ही नहीं। तो एस आपने मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी ऑफिशियल वेबसाइट को खोलिएगा या थोड़ी सी जो नामी गिनामी वेबसाइट्स हैं उसको खोलिएगा। वहाँ पर जब आप उस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको उसके ऊपर एक ऐसे लॉक लगा हुआ दिखेगा। ना दिखे, आपने कभी नोटिस ना किया हो तो आज किसी वेबसाइट को खोलकर देखिएगा, गूगल वगैरह की वेबसाइट हो गई, ऐसी वेबसाइट्स को खोल के देखिएगा, आपको एक लॉक दिखेगा। इस लॉक का मतलब होता है कि वो जो वेबसाइट है वो वेरीफाइड है, वो सिक्योर है, उसमें डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। तो उसके आगे आपको फिर मिलेगा भी HTTPS ऐसे, और इसी एस का मतलब होता है सिक्योर, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है सर्वर एप्लीकेशंस एंड डेटाबेसेस कम्स इन द बैक एंड ऑफ द वेबसाइट। तो सर्वर होते हैं वो आपके जो एप्लीकेशन और डेटाबेसेस होते हैं वो बैक एंड में आते हैं वेबसाइट के। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, सर्वर बैक एंड पे ही काम करता है, जो आपके डेटाज को, आपके इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 42, इंटरनेट एंड www आर सेम। क्या इंटरनेट और www सेम है? नहीं, सेम बिल्कुल नहीं है। एक इंटरनेट या समझिए आपका इंटरनेट है, तो हाँ ये आपका www है, ये इसका एक कोर पार्ट है, मगर पूरा इंटरनेट नहीं है। ठीक है ना। इंटरनेट पर हम लोग अपनी वेबसाइट्स को इस्तेमाल करते हैं, वेबसाइट का यूज़ करते हैं, वेबसाइट को अपलोड करते हैं, मगर इंटरनेट www नहीं है। ठीक है ना। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। इंटरनेट www नहीं है। ठीक है ना। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है और www का पूरा नाम क्या होता है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो को देखते हुए तो इन दोनों चीज़ों के फुल फॉर्म आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है विच वन ऑफ दिस और दीज आर वैलिड कैरेक्टर सेट्स। निम्नलिखित में से वैलिड कैरेक्टर सेट कौन सा है? आस्की, ANSI, UTF-8 या फिर ऑल ऑफ द एबव। कैरेक्टर सेट्स वो होते हैं जो कि किसी प्रोग्रामिंग में या फिर किसी कोडिंग को करते समय एक सेट तैयार किया जाता है कैरेक्टर्स का, जिनका इस्तेमाल हम लोग उस कोडिंग में करते हैं, उन्हीं को हम लोग कैरेक्टर सेट कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ANSI, ASCII, UTF। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपका जो तीनों है ये एक वैलिड कैरेक्टर सेट है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। द वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ। वेबसाइट जो है वो एक कलेक्शन है। अब वेबसाइट आपने खोली होगी, कोई सी भी वेबसाइट आप खोलते हैं तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं? वहाँ पर आप टेक्स्ट लिखा हुआ देखते हैं, ऑडियो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, ग्राफिक्स देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, मल्टीमीडिया देखते हैं, मतलब समस्त प्रकार की चीज़ों को आप देखते हैं। ऑप्शन नंबर ABC, तीनों की चीज़ें आपकी वहाँ पर मिलेंगी। ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द एबव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। कह रहा है DNS ट्रांसलेट्स टू। DNS का पूरा नाम पहले तो आपको पता होना चाहिए कि DNS का पूरा नाम क्या होता है। तो DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या हो गया? डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम सिस्टम करता क्या है? तो डोमेन नेम सिस्टम आपके डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने का काम करेगा और IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने का काम करेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू दीज टू ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मतलब बोथ A एंड C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। टेलनेट प्रोटोकॉल इज वर्किंग ऑन पोर्ट। टेलनेट प्रोटोकॉल आपका किस पोर्ट पर वर्क करता है? यह जो आपका क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। पोर्ट आपसे ज़रूर पूछा जाएगा आपके क्वेश्चंस में, आपके एग्जाम में। ठीक है ना। तो पोर्ट आपको याद रख लेने हैं।
कि FTP किस पोर्ट पर काम करता है, टेलनेट किस प्रोटोकॉल किस पोर्ट पर काम करता है। ठीक, तो ये इसकी एक लिस्ट बना लीजिएगा। तो इस 46 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पोर्ट नंबर 23। पोर्ट नंबर 23 पर आपका क्या है, टेलनेट काम करता है। ठीक, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, अ बेटर वे टू सेट द बेस URL इज टू यूज द, निम्नलिखित में से मतलब बेस URL को सेट करने के लिए आप लोग निम्नलिखित में से किस टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है बेस टैग है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48, नोटपैड इज अ प्रोप्राइटरी टेक्स्ट एडिटर। तो प्रोप्राइटरी टेक्स्ट एडिटर क्या होते हैं और ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर्स क्या होते हैं, या फिर आपने सुना होगा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको परचेज करने में हमको मनी नहीं देनी पड़ती, पैसा ना लगे, फ्री में मिल जाए बस, ठीक है ना। तो नोटपैड क्या है आपका, एक ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर है। इसको भी हमको डाउनलोड करने के लिए पैसा वगैरह नहीं देना पड़ता, किसी प्रकार की पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फॉल्स, मतलब कि एक प्रोप्राइटरी टेक्स्ट एडिटर नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, सर्च इंजन इज यूज्ड फॉर, सर्च इंजन का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं। तो टू सर्च द कंटेंट ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, टू सर्च द डॉक्यूमेंट, टू सर्च द वीडियोज़। गूगल पर आप जाते हैं, मान लीजिए गूगल पर आप गए, जाने के बाद आप वहाँ पर किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल लेते हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में सर्च करते हैं, बुक्स वगैरह सर्च करते हैं, PDF सर्च करते हैं, जी बिल्कुल करते हैं। कोई वीडियो वगैरह है उसको भी आप देखना चाहते हैं, हाँ तो देखते हैं। मतलब कि यहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन क्या हैं, राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए आज के इस सेशन के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच वेब पब्लिशिंग टूल डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा वेब पब्लिशिंग टूल डेवलप किया गया। ऑप्शन है आपका नेविगेटर, हॉटमेटल, पेज मिल और फ्रंट पेज। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका फ्रंट पेज। फ्रंट पेज क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो फिर यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर के आता रहूँगा। और अगली बात, अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन बेल को नहीं ऑन कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है ना। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर आपको वीडियो कैसी लगी, किसी प्रकार की कोई बात है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी बात को लिख करके ज़रूर पहुँचाएँ। और मैंने आपको जो 2 फुल फॉर्म दिए हैं उनको भी आप लिखें, तभी मुझे लगेगा कि हाँ आप वीडियो के एंड तक पहुँचे हैं। और आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें जो O लेवल कर रहे हैं या फिर वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ने के इच्छुक है। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।